जी, सबको मेरा नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद जन सेवा संस्थान की तरफ से मैं डॉक्टर नवीन मिश्रा कोरोना संकट काल में निखरता भारत विषय पर अपने विचार रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच गोरखपुर चैप्टर की तरफ से उपस्थित हूँ और ऋषभ राव जी नमस्कार। मैं सबसे पहले जो इस समय विश्व की एक महामारी बनके उभरी हुई है कोरोना, वो कहाँ से उभरी हुई है और पूरे विश्व में आज वो फैल गई है और मानव जाति के लिए वो संकट बन गई है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह कोई प्राकृतिक महामारी नहीं है। यह जो वायरस है ये कोई प्राकृतिक नहीं है। यह चीन के वुहान शहर से जन्मा है। यह चीन के वुहान शहर में चीनी सरकार की देखरेख में चीनी वैज्ञानिकों द्वारा चीन के लैबोरेटरी में बनाया गया यह एक वायरस है जिसे कोविड-19 नाम दिया गया है। और यह बहुत तेजी से फैलता है। इसकी विशेषता है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। इसका माध्यम कोई न कोई व्यक्ति ही होता है और बहुत तेजी से फैलता है। यह आंखों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, मुंह से और हाथों से यह संक्रमण शरीर में हो जाता है। तो यह पहली बात तो यह निश्चित है कि यह चीन के वुहान शहर में जन्मा है। यह मानव जनित है, यह प्राकृतिक नहीं है। अब स्थिति ये होती है कि चीन के वुहान शहर से जब जन्मता है, वहाँ से यह वायरस किसी व्यक्ति के माध्यम से विश्व की जो सबसे विकसित सभ्यताएं हैं, जो सबसे विकसित देश है, अमेरिका है, यूरोपीय कंट्रीज हैं, वहाँ पर यह पहुँचता है। और जब विकसित सभ्यताओं के बीच में पहुँचता है तो विकसित सभ्यताएं इस कोरोना वायरस का, कोविड-19 का मुकाबला नहीं कर पाती हैं और भारी मात्रा में लोग वहां संक्रमित हो जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि जो उनकी सभ्यता है वो विलासितापूर्ण है, वो भोगवादी है। इसीलिए आज विश्व में मृत्यु दर भी सर्वाधिक उन्हीं विकसित सभ्यताओं के पास ही है। इसी प्रकार से किसी विदेशी व्यक्ति के माध्यम से जब यह वायरस भारत में प्रवेश किया तो भारत के जो संवेदनशील सरकार है, भारत की संवेदनशील सरकार के जो संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जनता कर्फ्यू के माध्यम से कोरोना के खिलाफ देश की जनता को जगाने का काम किया है। जनता कर्फ्यू, जनता को जगाने का काम वो भी किस माध्यम से? ताली, थाली, घंटी, शंख
दीप मोमबत्ती के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता के साथ जो संवाद की शैली होती है, इस देश की जनता जो ईश्वर विश्वासी है, उसके साथ संवाद की शैली का सबसे बड़ा माध्यम आस्था पे आधारित यह प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफलतम रूप से किया और जनता ने इसको सहर्ष से स्वीकार किया। बहुत सारे लोगों को बड़ा कष्ट हुआ कि ताली बजाने से, थाली बजाने से, घंटी बजाने से, शंख बजाने से क्या कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा? क्या यह उसी की दवा है? लेकिन वैज्ञानिक इसको सिद्ध कर चुके हैं कि एक साथ ध्वनि उत्पन्न करने से, एक साथ दीप को जलाने से वातावरण में कीटाणु मरते हैं। दवा तो अभी भी नहीं बन पाई है। इसलिए मोदी जी ने जनता कर्फ्यू के माध्यम से देश की जनता को कोरोना वायरस के गंभीरता के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसके पश्चात मोदी जी ने लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0, 3.0, 4.0, अभी 5.0 लॉकडाउन चल रहा है, जिसको अनलॉक 1.0 भी कहा जा रहा है। चूंकि कोरोना वायरस का अभी कोई दवा नहीं आई है, इसका सर्वोत्तम इलाज यही है कि इसका बचाव ही इसका इलाज है। इसलिए लॉकडाउन के माध्यम से जो जहां पर है वहीं पर वो रह जाए, जिससे यह बीमारी दूसरे एक के माध्यम से दूसरे लोगों तक न पहुंच पाए, इसका प्रयास किया गया। और लॉकडाउन में यहाँ तक पता है कि संपूर्ण देश में जो जहाँ पर 24 तारीख की रात में घोषणा हुई, जो जहाँ पर है वहीं पर फंस गया। यही इसका सर्वोत्तम तरीका था कि कोरोना वायरस इस देश में इसका संक्रमण न फैल पाए। सारी बसें रुक गई, सारी ट्रेनें रुक गई, होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, हॉस्पिटल बंद हो गए, सारी आवश्यक निजी गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया। इतने बड़े स्टेप लेने के बाद भी आज स्थिति यह हो रही है कि करीब 2 लाख के आसपास संक्रमण पहुंच रहा है। लॉकडाउन के समय में जो हमारे देश की सरकारी सहायता समूह है और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, तो सरकारी सहायता समूहों द्वारा भी समय समय पर जो सूचनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची, जनता तक पहुंची, औषधियां पहुंची, आवश्यकता अनुसार जो भी इमरजेंसी रही उसको सरकारी सहायता समूह के द्वारा वो मदद की गई। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें पीछे नहीं रहीं। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इस देश में जो जहां पर फंसा हुआ था, सारी दुकानें बंद थी, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा। यह हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने यह काम करके दिखा दिया और घर से बने हुए मास्कों का वितरण किया। करीब करीब 7 से 8 करोड़ मास्क वितरित हुए। पानी का वितरण हुआ, निःशुल्क हुआ। तो हमारे देश में भोजन भी निःशुल्क मिला, हमारे देश में मास्क का वितरण भी निःशुल्क हुआ, पानी भी निःशुल्क वितरित हुआ। यह कोई किसी अन्य देश में नहीं हुआ, यह यूरोप में नहीं हुआ, यह अमेरिका में नहीं हुआ, यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, यह भारत में हुआ। क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसने हमें भोग करना नहीं सिखाया, उसमें हमें विलासितापूर्ण जीवन बिताने को नहीं सिखाया, व्यापार नहीं सिखाया। हम चीन नहीं है, हमने मास्क का व्यापार नहीं किया।
हमने भोजन निःशुल्क वितरण किया, उसका व्यापार नहीं किया, उसका कोई पैसा नहीं लिया, यह हमारी संस्कृति है। लेकिन वहीं यूरोपीय कंट्रीज में बहुत सारे न्यूज़ में, पेपर में यह दृश्य देखने को मिलते हैं कि लोगों ने अपने गले पर एक बोर्ड लगा रखा है, हेल्प मी। ये उनकी संस्कृति है कि गले में बोर्ड लगाने के बाद भी कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और हमारे देश में इस तरह के दृश्य न कभी थे, न है, न कभी रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति उनसे बिल्कुल अलग है। अब स्थिति आती है कि जब लॉकडाउन हो गया, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, काम काज बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। इस स्थिति में लोगों ने शहरों से गांवों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। और यह पलायन बड़ा ही भयावह दृश्य जो है वो देखने को मिला। इस पलायन में लोग बहुत लंबी दूरी पैदल यात्रा करके चले आए, साइकिल से चले आए, ठेला से चले आए, रिक्शा से चले आए, परिवार को भी साथ लाए। यह एक बहुत ही विहंगम दृश्य था, बहुत ही पीड़ा देने वाला दृश्य था। उसके बाद राज्य और केंद्र सरकारों ने भी बसें और ट्रेन के माध्यम से लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने का काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 27 लाख लोगों को गांव पे लाया जा चुका है, श्रमिकों को। अब स्थिति ये बनती है कि गांव में जब इतने सारे लोग गांव में आ रहे हैं तो गांव जो पहले कोविड-19 से अछूता था, अब वहां पर भी बहुत सारे केस सुनने को मिल रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग संक्रमित हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस समय कम्युनिटी में कोविड-19 फैल चुका है। तो जो लोगों ने कभी यात्रा कहीं पे नहीं की है उन लोगों को भी संक्रमण हुआ है, हो भी रहा है। तो इस समय गांवों को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी स्थिति बन रही है कि जो लोग गांव में आ रहे हैं, जो लोग बेरोजगार होकर के आ रहे हैं, उन लोगों को काम देना। और वर्तमान में एक मनरेगा ही है जिसके तहत उनको तुरंत काम कुछ दिया जा सकता है। मेरी एक दो गांव के प्रधानों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो गांव से शहर की तरफ इसलिए गए थे कि वो रोजगार कर सके। आज वो वापस आ रहे हैं रोजगार छोड़ करके। तो गांव में इसका दबाव बढ़ेगा और गांव की स्थिति पहले से बहुत अच्छी तो है नहीं, गांव में पहले से ही बेरोजगारी है। तो इनके आने से गांव में, गांव के संसाधनों पर, गांव के वातावरण पर, गांव के परिवेश पर एक दबाव बनेगा। और मनरेगा का जहां तक काम है, मनरेगा का काम 15 जून के बाद स्थगित ही रहता है। और मनरेगा में किस प्रकार का काम ही होता है? मिट्टी का काम होता है, कच्ची सड़कें बनाना, तालाब खोदना, मेड़बंदी करना, मिट्टी के काम होते हैं। 15 जून के बाद वो भी काम स्थगित हो जाते हैं। फिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए? और दूसरी चीज कि जो श्रमिक पलायित होकर के गांव में आ रहे हैं वो सारे मजदूर वर्ग के तो है नहीं, उसमें कुशल श्रमिक भी हैं, स्किल्ड। तो उनको रोजगार देना बहुत ही कठिन काम है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए भी है। और 15 जून के बाद जब मनरेगा का काम ठप हो जाएगा तो उस स्थिति में गांव का परिदृश्य कैसा होगा? गांव के संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और वे बेरोजगार लोग, हमें जहां तक अंदेशा है कि आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हो सकते हैं। तो इसको रोकने का काम किस प्रकार से हो, यह एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए है, गांव के लिए है।
अब यह स्थिति उत्पन्न हो रही है कि ये सारी परिस्थितियों में ये जो संकट आने वाला है, इस संकट से कैसे निपटा जाए, इससे निपटना भी एक बहुत बड़ा संकट है। क्या किया जाए कि हम इस बेरोजगारी, कोई अपराध न हो, सारे लोग जो लोग आ रहे हैं उनको रोजगार मिले, कुशल श्रमिक हैं उनको उनके हिसाब से रोजगार मिले, मजदूरों को मिले, ऐसा क्या किया जाए। तो वही फिर बात आती है कि हमारे देश की जो संवेदनशील सरकार है, उसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक अभियान शुरू किया है, जो संकल्प लिया है, वो वास्तव में बहुत ही तारीफ के काबिल है। जहां अमेरिकी और यूरोप के देश आर्थिक व मानवीय आपदा के कारण अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, उनको अभी ये सुध नहीं हो रहा है कि वो क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं, उसी दौरान भारत सरकार द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको पटरी पे लाने के लिए इतना बड़ा डिसीजन जो लिया है और उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। अब स्थिति यह बनती है कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, क्या किया जाए कि भारत आत्मनिर्भर बने। ये मनरेगा की जो परिस्थितियां हैं वो तत्कालिक हैं, कुछ लोग आएंगे उनको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन संतोषजनक नहीं है। इससे बहुत सारे अवसाद पैदा होंगे, बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां शुरू होंगी जो एक संकट पैदा करेंगी, गांव के वातावरण को खराब करने का। उसका सबसे पहले उपयोग कहां पर हो, किस चीज को आत्मनिर्भर बनाया जाए, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले बात आती है, जब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है अन्न की आत्मनिर्भरता। अभी आप सब देख रहे होंगे कि जब सब कुछ बंद हो गया था, होटल में ताले लग गए थे, रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, खाने पीने की चीजें बंद हो गई थी, किराने के दुकान बंद हो गए थे, मॉल्स बंद हो गए थे, तो भारत की जो जीवन रेखा कही जाती है कृषि, न तो किसी देश से कोई चीज आयात किया गया, बल्कि जो यहां पर हमारे जो चीजें थी, जो हमारा उत्पाद था, उसका भरपूर सदुपयोग किया गया और कोई भी चीज महंगी नहीं मिली, सबके लिए पर्याप्त रही, सब तक पहुंची। यानी अन्न, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे जरूरी है अन्न पर आत्मनिर्भर बना। इसके पहले भी भारत में अन्न संकट हुआ था।